बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुश आमदीद। आज हमारा जो नावल है उसका नाम है वहशत इश्क और उसको लिखे है सनाया शाह ने। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस नावल को। शाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, गुलाब के फूलों की महक इसका इस्तकबाल किया। शर्माती घबराई यशाल ने जैसे ही इसकी मौजूदगी महसूस किया, मज़ीद अपने आप में सिमट गई। शाह दिल में मोहब्बत भरी जज्बात लिए इसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही शाह ने इसकी घूंघट उठाया, इससे लगा कि इसकी धड़कन थम जाएगी। पेश आता होकर शाह इस पर झुका, उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर मगर इसकी पकड़ में अचानक मजबूती आई। यशाल की आंखें से तकलीफ के मारूं आंसू बहने लगे। शाह, मुझे तकलीफ हो रही है। यशाल ने ससकती हुई तकलीफ से कहा। तकलीफ? हाँ हाँ, शाह ने अस्त्रीय अंदाज में कह लगाया। यशाल अपने आप को इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ें, मुझे नहीं रहना मैंने आपके साथ, यशाल रोते हुए कहा। क्या नहीं रहना? क्या कहा तुमने? शाह हाथ उठाकर यशाल के खूबसूरत चेहरे पर निशान छोड़ गया। आज तक कह दिया, आज के बाद ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना। मिसेस शाह तुम्हारे जिस्म पर, रूह पर, सांसों पर सिर्फ शाह का हक है, समझी तुम? शाह ने इसे गुस्से से धक्का दिया और यशाल की तरफ देखे बिना कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे क्यों हुआ, देखते हैं आगे। तो ये थी इसकी जिंदगी जिसके बारे में इसकी दादों से बताती करती थी। तो क्या शाह था वो शहजादा जिसकी राह देखते देखते इसकी जान से प्यारी दादो इसे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई? नहीं, यशाल ने ऐसी अजीब बड़ी जिंदगी की तमन्ना नहीं की थी। यशाल एक बार फिर से बुरी तरह से रोने लगी। जब इंसान की तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, इसे लगे सब रास्ते इसके लिए बंद किए गए हैं, तो इसे ऐसे दिखता है। याद रखना चाहिए कि वो अल्लाह जो शेरक से भी ज्यादा करीब है, जिसे हर चीज की खबर है। अगर झोली पिलाई है तो इसके सोने रब के आगे झुको, इससे यकीन के साथ कि वो कभी मायूस नहीं करेगा। दादू की कही हुई बातें यशाल के ज़हन में गूंजने लगी। यशाल ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, वॉशरूम में अपनी बारी और से जोड़ा उतार कर सादा सा काले रंग का लिबास पहना और नमाज की नीयत बांधी। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। दूसरी दफा शाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसको देखकर नदामत से सर झुका गया। यशाल जाए नमाज पर गटरी बनी पड़ी थी। रात रोते रोते ना जाने कब इसकी आंख लगी। रोए हुए चेहरे पर शाह की उंगली के निशान वाजिए थे। शाह इसके बराबर जमीन पर बैठ जाते गया और यशाल के मासूम चेहरे को देखने लगा। किसी के देखने के एहसास से यशाल ने आंखें खोली, लेकिन सामने शाह को देखकर घबरा कर पीछे हटी। शाह इसका डर यूं महसूस कर सकता था। शाह ने आगे बढ़कर यशाल को अपने सीने से लगाया। यशाल इसके सीने से लगी बुरी तरह से रोने लगी। शाह, आप शी जानी शाह, भूल जाओ सब, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। शाह ने इसके बाल सुलाते हुए कहा। न जाने कब शाह की आंख से आंसू निकला और यशाल के बालों में गुम हो गया। यशाल को लगा कि अब इसके सब गम दूर हो गए। इसने रात के वाक़ये को बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। गुड़िया, गुड़िया बेटा, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ दादो, गुड़िया ने दादो के पास बैठते हुए कहा। बेटा, आज आपके पापा आपके लिए नई मम्मा ला रहे हैं जो मेरी बेटी को बहुत प्यार करेगी, इसका बहुत ख्याल रखेगी, रोज नए नए खाने बना के देगी, मेरी गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार करेगी। सच्ची दादो, बाबा मेरे लिए मामा लेके आ रहे हैं, बिल्कुल रानो की मामा जैसी। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल रानो की मामा फिर ज्यादा प्यारी, मेरी गुड़िया की माँ। मैं अभी नानो को बता कर आती हूँ। मासूम आने वाले वक्त से अनजान अपनी खुशियों में अपनी सहेली रानो को भी शामिल करने के लिए भागी। इसकी मासूमियत की इसकी दादा बेहतियात मुस्कुराई थी। मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, ना खौफ ज़्यादा करना चाहता था। बाबा, आप जानते हो ना, आपका बेटा ऐसा नहीं, पर ना जाने क्यों जब वो मेरे सामने आती है मुझे सब याद आ जाते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आता बाबा। इसने सिसकते हुए अपना सर मेज पर खुली डायरी पर रख दिया। बाबा की मौत के बाद ये डायरी ही इसका सहारा थी, जिसमें वो अपने दिल की हर बात लिखता था। खूबसूरत सुर्ख रंग की अनारी कली फ्राक में जो इसकी घुटनों से नीचे तक आ रही थी, लाइट से मेकअप में बालों को खुले छोड़े वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा खूबसूरत लग रही थी। शाह जाने कब से दीवार के साथ टेक लगाए इससे अपनी नजरों की कैद में लिए होता। जैसे ही यशाल की नजर शाह पर पड़ी, इसने शर्मा कर अपनी पलकें झुका दी और अपने खूबसूरत होंठों को दांतों से काटने लगी। शाह बेहूदी के आलम में इसकी तरफ बढ़ा और इसके कांपते वजूद पर एक नजर डाले और धीरे से इसकी लबों को इसके होंठों की घेर से आजाद किया। इतना जुल्म मेरी जान?
निशाल इसके छूने से खुद में सिमट कर रहेगी। शाह ने इसके दलकते हुए गालों पर अपने लब रख दिए। निशाल को लगा शायद वो अगली सांस भी नहीं ले पाएगी। शाह ने जब इसकी गैर होती हालत महसूस की, इसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। निशाल जब तक इसकी गाल पर पड़ने वाले डिंपल को देखती रही, अपने दिल शाह के डिंपल में डूबता हुआ महसूस हुआ था। शाह, आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। बेहतियाज शाह ने शाह की मुस्कुराहट की तारीफ कर दी। अचानक शाह की मुस्कुराहट गायब हो गई। आप नीचे चले, नाश्ते तैयार है। शाह ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। यशाल अपने साथ हाथ में शाह की सख्त पकड़ महसूस करके काम करेगी। इसकी दिल गवाही दे रहा था कि आने वाली जिंदगी आसान नहीं, लेकिन इसे अपने अल्लाह पर भरोसा यकीन था कि इसकी ये परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। जैसे ही मिसेज जमान सदीकी जमान वेले में दाखिल हुई, एक मासूम सी 6-7 साल की लड़की जिसने गुलाबी पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, भाग के जमान सदीकी के टांगों से बैठ गई। पापा, आप आ गए? मेरे लिए मामा लेकर आए हैं ना? इस बच्ची ने अपनी खूबसूरत आंखें मासूमों से मिसेज जमान सदीकी भटकाई। जी मेरी जान, आपकी मामा हैं मिस्टर जमान, में लारेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। और लारेब, ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया। मामा, आपको अपना रूम दिखाती हूँ। गुड़िया ने लारेब का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बाद में आपका रूम देख लूंगी। लारेब ने अगवारी से अपना हाथ गुड़िया के हाथ से निकाला और जमान को प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपने रूम के बारे में पूछने लगी। गुड़िया खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जबान साहब ने जब गुड़िया की खामोशी महसूस की तो लारेब को टोके बिना ना रह सके। लारेब, तुम्हें गुड़िया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और सदीकी, मैं बाद में इसे मना लूंगी, अभी मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। तो क्या हम अपने कमरे में चल सकते हैं? दादू ये मंजर देखे आंखों में आंसू लिए गुड़िया के कमरे की तरफ चल दी। जानती थी कि वो मासूम किस कदर खुश थी। गुड़िया बेटा मेरी जान, क्या हुआ? दादू ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। दादू, मामा बिल्कुल अच्छी नहीं, वो गंदी हैं। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते, आपको पता है ना, किसी के पीठ पीछे इसकी बुराई करने से अल्लाह मियां नाराज होते हैं। सॉरी दादू, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। बोलोगी? गुड़िया मासूम से अपने गान पकड़ते हुए कहा। इसकी मासूम दादू मुस्कुराते ही उसे अपने सीने से लगा दिया। वो मुसलसल काफी दिनों से नोट कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो जहाँ भी जाती इसके पीछे आता। शॉपिंग मॉल्स, कैंटीन, कॉलेज, रिसोर्ट, घर के हर जगह जहाँ वो होती, खुद पर इसकी नजरों की महसूस करती। कुछ दिन में इग्नोर करती रही, हो सकता है कि इसकी गलतफहमी हो, लेकिन जब इसे अपनी दोस्त के साथ इस रूम में बैठी कॉफी पी रही थी, इसे वहां मौजूद देखकर इसका पारा एकदम से चढ़ गया। वह न सिर्फ मौजूद था बल्कि मुसलसल घूर रहा था। वो तीर की थीदी की तरह मेज तक पहुंची। भाई साहब, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप किसी मजनू, फरहाद, नूर, रोमियो के खानदान से ताल्लुक रखते हैं? जहाँ भी मैं जाती हूँ आप किसी चमगादड़ की तरह मेरे पीछे आस पास मंडाते रहते हैं। वो बिना आगे पीछे की परवाह किए इसे कुछ सुना रही थी। इसकी दोस्त इसको रोकने की कोशिश करते हल्कान हो चुकी थी। वो वहीं रखी कुर्सी पर सर थाम कर बैठ गई। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी तो क्या, ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने के लिए आए थे, इसने जफरी हंसे हंसते कहा। वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जहाँ बाकी लोग इस तमाशे को हंसते हुए देख रहे थे, वहीं दो आंखें दिलचस्पी से इसके गुलाबी चेहरे को देखने में मसरूफ थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा नाजुक होंठ, जिन पर जफरी मुस्कुराहट बिखरी थी। कमर से नीचे आते बाजिन को बांध करने की जहमत नहीं की गई थी। दोनों हाथ कमर पर रखे नजर अपने सामने बैठे शख्स को जमाए और इसके बोलने की मुंतजर थी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा करो बात। वो बिल्कुल इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नहीं मेरा वो, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो कुछ नहीं, इस लड़के ने जल्दी से अपनी कुर्सी से उठते कहा। रुको, इसके बाद मेरा ये किसी भी लड़के के पीछे क्यों ना याद रखना। आज तो पानी फेंका है, अगली बार तेजाब फेंक कर जला दूंगी, समझ गए? इसने पानी से भरा हुआ गिलास इसे फेंकते हुए कहा और हवा के झोंकों की तरह रेस्टोरेंट से निकल गई। 7 कप का खुला मुंह देखकर जैन ने इसके सर पर एक थप्पड़ लगाया। मुंह बंद कर भाई, वो जा चुकी है। ये लड़की है या तूफान? साद ने हैरानगी से कहा। चले, मीटिंग के लिए देर हो रही है, शक्कर साहब इंतजार कर रहे होंगे। जैन ने अपनी कुर्सी खाली करते हुए कहा। ओके बॉस। साद ने बर्गर का आखिरी पीस मुंह में रखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शाह का पूरा वजूद पसीने से भिगा हुआ था। इसके हल्के प्यासे खुश्क हो रहे थे। शाह, आप ठीक तो है? विशाल परेशानी से कंधे पर हाथ रखकर बता। आप पानी? शाह ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए मुश्किल पानी मांगा। शाह जल्दी से पानी के गिलास से पकड़ाया तो शाह एक ही सांस में खाली करके, आप ठीक तो हैं शाह? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो, शाह ने लाइट ऑफ करते हुए कहा। शाह, क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। पर शाह, कहा ना सो जाओ, शाह ने दाड़ते हुए कहा। मैंने तो बस तबीयत का ही पूछा था, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है?
مرتضیٰ صاحب اس کے بچے کو پا کر بہت خوش تھے. انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کی دولتیں نہ مل گئی ہے. دوسری طرف ان کی بیوی کے چہرے پر بیزاری سے بھرپور تاثرات ہیں جنہیں دیکھ کر مرتضیٰ صاحب دکھی ہو گئے. شبنم دیکھو، خدا نے ہمیں کتنا پیارا تحفہ دیا. خدا نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے. کوئی ناشکری کر رہی ہو. تمہیں دیکھو مرتضیٰ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ابھی اس بچے کو نہیں چاہتی. میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں. شبنم بیگم نے ناگواری سے کہا. مرتضیٰ صاحب نے بمشکل خود کو کوئی سخت لفظ کہنے سے روکا اور معصوم بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئے. شاہ کی گاڑی جیسے ہی شاہ ویلے میں داخل ہوئی، اپنے سامنے یشال کو دیکھ کر اس سے اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی محسوس ہوئی. وہ کبھی ایک گلاب کو ہاتھ لگاتی، کبھی دوسرے کو ہاتھ لگاتی، کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی. مگر دوسری پل جیسے ہی نظر شاہ کے سامنے گھر والوں کے ڈریس پر پڑی، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی جلتی ہوئی آگ میں آگ ڈال دی ہے. سامنے ایک لڑکا ہوش بھری نظر سے یشال کے وجود کو گھور رہا تھا. شاہ نے یشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا. آج کے بعد تم مجھے گارڈن میں نہ دیکھو. شاہ بولا نہیں تھا بلکہ دوڑا تھا. جی. یشال منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے. ماہی آؤ گا. میں پھلانگے نال درتے سجاؤں گی. فلانا درتے. گڑیا آم کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور گڑیاں توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی. جی. رانو بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. گڑیا بس کر جاؤ. تمہارے سریلی گانے سے تمہیں مردہ بھی اور اپنی قبر سے باہر آ جائے. رانو اچھا ہے نا. میری خوبصورت اور سریلی آواز مردے بھی زندگی میں پیدا کر دیں گی. گڑیا نے بے پرواہی سے کہا اور واپس اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہوگی. ماہی آوے گا. محترمہ کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ ایک انجانی آواز سنتے ہی گڑیا کا توازن بگڑا اور سیدھا آنے والے کے اوپر جا گری. یا خدا، کیا مصیبت ہے! آنے والا نے خود پر سے ہٹا دے کہا. آئی ایم سوری. اچانک میرے پاؤں پھسلا میں نیچے گر گئی. گڑیا نے معذرت انداز میں کہا. کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ آنے والے نے واپس اپنا سوال دہرایا. جی ہاں، لیکن وہ تو ابھی گھر پہ نہیں ہیں. آپ اوکے. اس نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. میں بعد میں آ جاؤں گا. یہ کہتے ہیں مغرور رانا چال چلتا گیٹ سے باہر نکل گیا. کیا جی؟ انسان نے پوری بات بھی نہیں سنی. گڑیا نے اونچی آواز میں اظہار خیال کیا. چھوڑو نا، ہمیں کیا ہے. چل ہم کچی کیریوں کی چٹنی بناتے ہیں. رانا نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا. چلو. ہاں چلو. گڑیا تیزی سے اندر کی جانب چل پڑی. وہ دونوں بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی. دادو آپ باہر جائیں. آج کا کھانا میں اور رانا بناؤں گی. تو واہ ہے لڑکیوں، آرام سے. ابھی گر جاتی دونوں کی چوٹ لگ جاتی. اوہو دادو، کچھ نہیں ہوتا. آپ باہر جاؤ. اب کچھ کھانا ہم بنائیں گے. گڑیا نے دادو کو شانوں سے پکڑتے ہوئے ان کا رخ باہر کی جانب کیا. اتنی بڑی ہوگی دونوں مگر حرکتیں بچوں جیسی. دادو کہتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے. یہ شال جب کمرے میں داخل ہوئی، شاہ کسی کے ساتھ کال پہ مصروف تھا. مجھے وہ گھر چاہیے. تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو. مجھے ہر حال میں وہ گھر چاہیے. شاہ نے جیسے ہی یشال کو کمرے میں ہوتے دیکھا اپنی بات ختم کر کے کال کٹ کر دی. آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں. یشال نے اتنے آرام سے کہا کہ شاہ بمشکل اس کی بات سن پایا. وہ نہ کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گیا. شاہ سے بات کرتے ہوئے اکثر یشال کی آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکار ہی کر دیتی تھی. گڑیا یہاں آؤ بیٹا، میں آپ کے لیے بال بنا دوں. دادو نے اس کے پکارا جو اپنے بال پھیلائے بیٹھی تھی. نہیں دادو، آج میں اپنے بال ماما سے بنواؤں گی. گڑیا کہتے ہوئے لاریب کے کمرے میں جل پڑی جہاں وہ نیٹ کی سفید ساڑی پہنے باہر جانے کی تیار کر دی. ماما پلیز میرے بال بنا دیں. نہیں گڑیا، میں آگے ہی کافی لیٹ ہو چکی ہوں. آپ زرینہ سے کہیں، وہ آپ کے بنا دے گی. لاریب نے رکھائی سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوگی. صوفی ڈیر میں بس نکل رہی ہوں، 20 منٹ تک پہنچ جاؤں گی. لاریب نے جلدی سے اپنے کلچ اٹھایا اور بنا گڑیا کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گئی. گڑیا خاموشی سے اٹھی جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. شاید اس کا دماغ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اس کی ماما نہیں. شاہ جب واش روم سے باہر نکلا، یشال سے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھے. شاہ کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرف چلنے لگا. شاہ یشال کے قریب آیا، اس کی کپڑے استری کرتے ہاتھ پکڑ لیا. اس سے پہلے کہ یشال کچھ سمجھتی، شاہ نے گرم استری اپنے ہاتھ میں پکڑے یشال کے ہاتھ پر رکھ دی. حیرانگی اور خوف کے مارے یشال کی چیخ بھی نہ نکل پائی. شاہ نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اسے خود سے قریب کیا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے محسوس کر سکتی تھی. تکلیف کے مارے یشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں گھر سے باہر دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گا. بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کا. شاہ کے سامنے بار بار اس لڑکی کی خوف زدہ نظریں گھوم رہی تھیں. شاہ نے دھکا دے کر اسے بیڈ پہ گرایا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا. یشال وہیں بیٹھی ہوئی بے بسی سے سسک کر رو دی.
जब से वो घर वापस आया था सोचों में उलझा हुआ था। परी चेहरा इसकी आंखों से ओझल ही होने का नाम नहीं ले रहा था। कौन थी वो? क्या वो जमान साहब की बेटी थी या इनकी बेटी की भी सहेली? कितनी मासूम थी इसकी आंखों में, किसी भी धोखे फरेब से पाक। ये बस एक निकाब था इसकी चेहरे पर। मेरी नजर का धोखा, वो भी फरेबी है। हर औरत बस फरेब ही तो देती है, मर्द के जज्बात से, एहसास से खेलती है। और जब इसका दिल भर जाता है तो सबको छोड़कर किसी और का राह का रास्ते का इंतखाब कर लेती है। नहीं, वो ऐसी तो नहीं लग रही थी। बहुत मासूम जिंदगी को जीने वाली लड़की लग रही थी। दिल में दिमाग को बात को रद्द किया। उफ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जैन ने अपना सर अपने हाथों में गिरा दिया। क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? नैनू चाचा अदब से इसके पास खड़े हो तो पूछे। हाँ चाचा, मैं भी ठीक हूँ, बस सर में हल्का सा दर्द है। आप प्लीज एक कप चाय का बनवा दे, मैं स्टडी रूम में हूँ। वक्त गुजरता रहा। मुर्तजा साहब का बेटा जैन 15 साल का हो गया। आज इसकी 15वीं सालगिरह थी, जिसका इंतजाम मुर्तजा साहब ने बहुत बड़े पैमाने पर किया, लेकिन हमेशा की तरह इसकी माँ गायब थी। जैन चलो जैन चलो बेटा, आओ केक काटो। मुर्तजा साहब ने इसकी शान पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं माँ बाबा, मामा का इंतजार कर रहा हूँ। मामा आएगी तो ही केक काटूंगा। बेटा, आपकी मामा जरूर किसी काम में, जरूरी काम में फंस की होंगी और आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। नहीं बाबा, मैंने कहा ना, हम इनका इंतजार करेंगे। मुर्तजा साहब ने बेबसी से अपने बेटे को देखा और चाह कर भी इस पर सख्ती नहीं कर सकते थे। जैन 15 साल का हो चुका था। अपनी माँ का इसका इग्नोर करना वो बुरी तरह से महसूस करता था। आज तक इसे कभी नहीं हुआ था कि इसकी माँ ने इसके लिए कुछ बनाया हो या प्यार से खिलाया हो। जब घर आता इसकी माँ इसके सामने टाइम गुजारने के बजाय अपनी पार्टीज में मशहूर होती। मुर्तजा साहब ने अपने खास मुलाजमों को वादा। जी साहब, सब मेहमानों के खाने का इंतजार करो, किसी चीज़ की कमी ना रहनी चाहिए। मुर्तजा साहब ने देने को कहा और मेहमानों से माजरत करने के हाल की जानब चल दिए। मुर्तजा, क्या बात, इतनी परेशान किए हो? जमान ने इनके करीब आते हुए कहा। जमान और मुर्तजा न सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जमान, तुम जानते हो यार शबनम का रवैया जैन के साथ कैसा है, इसलिए मैंने इसे हमेशा घर के माहौल से दूर रखा, खुद से दूर रखा। मगर अब वो बच्चा नहीं है जो इन बातों को समझ ना पाए। वो शबनम का रवैया महसूस करता है। आज भी वो जिद लगा बैठा है कि इसकी मामा आएगी तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो यार भाभी कहाँ है? तुम जानते हो इसके हाई क्लास के शौक, होगी किसी पार्टी में। यार तो भाभी को मना क्यों नहीं करता? इसे साथ लाने की कोशिश करके, इनका एक बेटा है जिसे इसकी जरूरत है। यार मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन इसकी एक है जवाब है। मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकती, अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा टेंशन ना ले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जमान ने मुर्तजा को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। ये मैंने क्या कर दिया? शाह मुसलसल रविश ड्राइविंग करते हुए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसकी निगाह में बार बार विशाल के बेयकीन चेहरा घूम रहा था। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इसे खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था कि हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, लेकिन शादी के बाद मुसलसल तकलीफ दे रहा हूँ। मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सोचते ही शाह ने गाड़ी का रुख घर की जान मोड़ा। घर आते ही शाह बिना इधर उधर देखे सीधा अपने कमरे में उतर गया। यशाल इसके कमरे में दाखिल होते ही यशाल को पुकारा, मगर इससे कोई जवाब न मिला। यशाल इस बार इसने ऊंची आवाज में पुकारा, मगर वो कहीं नहीं थी। ये शाह ने वॉशरूम टेर्स हर जगह देखा, मगर यशाल कहीं भी नजर न आई। तो क्या वो मुझे छोड़कर चलेगी? ये सोच जहन में आते ही शाह को लगा जैसे इसके जिस्म में किसी ने रूह खींच ली है। शाह बेहतर अपना सर पकड़कर बैठ गया। और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत महसूस की है। वो अपने बालों को मिट्टी में बीते हुए बड़बड़ाया। मैं ऐसा नहीं खो सकता, मुझे ऐसे ढूंढना होगा। शाह ने जल्दी से अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। शाह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वैसे किचन की तरफ से जाती नजर आई। इशार को देखा। शाह को ऐसा लगा जैसे इसे इसकी जिंदगी वापस मिल गई हो। वह बेहतर इसकी जाना पड़ा, उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। इशार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। इशार ने हाथ पकड़ते हुए कहा। इशार शाह हमेशा से शाह को देखती रही। शाह ने इसके जला हुआ हाथ देखा जहाँ पहले ही मरहम लगा हुआ था। ये किसने लगाया? शाह ने इसके हाथ मरहम की तरफ इशारा करते हुए मासी ने लगाया। शाह ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर शाह के माथे पर लतादार शगने नमदार हुई। शाह ने चूल्हा जलाया। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें छूने का, महसूस करने का, दर्द देने का, तकलीफ देने का मरहला मरहम लगाने का सिर्फ मेरा है। अब इस बात को अपने छोटे से जेन में बैठा लो मिसेस शाह, तुम पर सिर्फ शाह का हक रखता है। शाह ने इसका जला हुआ हाथ मजीद जला दिया। इसकी चीखें पूरे लॉन्ग वेलम में गूंज रही थी, मगर वहाँ कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो इससे शाह के जुल्म व सितम से बचा पाता। जमान साहब जब घर में दाखिल तो गुड़िया के रोने की आवाज़ें बाहर तरफ जल्दी से अंदर की तरफ आके, क्या हुआ माँ जी, गुड़िया क्यों रो रही है? बाबा, गुड़िया अपने दोस्तों रानो की सालगिरह में जाना था, मगर दादा जाने नहीं दे रही। ऐसा क्यों अम्मा जी? जाने देना, बच्ची का दिल बहल जाएगा। जमान बेटा,
बीबी लेकर गई हैं। बाबा, मैंने मामा को बताया था कि आज मेरी दोस्त की सालगिरह है, वो भी मेरे साथ चलेंगी, लेकिन वो फिर भी किसी दोस्त के साथ चलेगी और साथ में गाड़ी भी लेके गई। मामा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रानो की मामा इसके लिए खाना बनाती हैं, इसे घुमाने लेके जाती हैं, इसे शॉपिंग में लेके जाती हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजारती, मेरे बाल भी नहीं बनाती। गुड़िया ने रोते हुए कहा। गुड़िया, ऐसे नहीं कहते बेटा। दादू ने ऐसा समझाते कहा, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी गुड़िया को इसकी फ्रेंड की सालगिरह में लेकर जाऊंगा और हम गुड़िया की दोस्त के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे। सच्ची बाबा? गुड़िया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच। जमान साहब ने आज लहरेव से बात करने के बारे में सोचते हुए गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया। जैन काफी देर से शबनम बेगम का इंतजार करता रहा। थक हार कर जब सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो इसने शबनम बेगम को किसी और की बाहों में बाहें डाले घर में दाखिल होते देखा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इस बात की परवाह किए बगैर कोई और भी नहीं देख रहा। सामने का मंजर देख जैन के दिल से बेहतियात निकली कि जैन नींद फटे और इसमें समा जाए। जैन भागता हुआ वहां से निकला और एक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और इसके साथ ही टेक लगा जमीन पर बैठता चला गया। इसे कुछ समझ नहीं आया था। अभी इसने जो देखा था वो सही था, एक भयानक ख्वाब, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि ये सिर्फ इसका एक ख्वाब है। अगली सुबह जैन जब नाश्ते की टेबल पर आया तो इसका सर बुरी तरह से दुख रहा था। इसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या बात है जैन, आपकी आंखें सूजी हुई हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुर्तजा साहब ने फिक्रमंदी से बजा। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात नाइट स्टडी करता रहा, इससे शायद नींद पूरी नहीं हुई। जैन ने बारी आवाज में कहा। जैन बेटा, आप जानते हो ना कि बाबा सिर्फ आपके डैड नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सच में कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुर्तजा साहब को जैन कुछ उलझा उलझा लगा, लेकिन इन्होंने इसे ज्यादा अच्छा न मुनासिब न समझा। नींद लोगों को बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ओके बेटा, आप नाश्ता करके आराम करो, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। इन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखिएगा। मुझे मम्मा से बात करनी होगी कि वो शख्स कौन है जिसके साथ मम्मा आई थी। हो सकता है वे सिर्फ दोस्त है, मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन क्या कोई दोस्त इतना करीब में सोच किस रहा हूँ तो मम्मा? मेरी जहन का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रो दे। लारेब जब कमरे में दाखिल हुई तो जमान को जागते हुए पाया। क्या बात है जमान, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप अभी तक सोए नहीं? लारेब, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। लारेब ने अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालते हुए मुस्तरफ अंदाज में जवाब दिया। आप अभी तक कहाँ थे? रात के 12 बज रहे हैं। मेरी एक दोस्त की पार्टी थी आज, हम बस एंजॉय किया। हमने ये कहते हुए वॉशरूम चली गई जबकि जमान इंतजार करने लगा। लारेब जब वॉशरूम से बाहर निकली तो जमान बेड से टेक लगाए बैठे थे। लारेब को ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते देख जमान ने इसे बात दी। बैठो यहाँ। इन्होंने अपने करीब की जगह बनाई। लारेब, तुम जानती हो ना, गुड़िया मेरी एक ही बेटी है और इससे तुम्हारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। मुझे उम्मीद थी कि तुम इसका ख्याल रखोगी। जमान ने इसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। जानती लारेब, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। इन्होंने भेजे में की बात काटी। सिर्फ गुड़िया सिर्फ 2 माह की थी जब आयशा में इस दुनिया को अकेला छोड़कर चली गई थी। अगर माँ जी ना होती तो शायद मैं गुड़िया को कभी भी संभाल ना पाता। बेशक वो मेरी माँ नहीं, वो हमारी पुरानी मुलाजमा है, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें एक माँ जैसी इज्जत दी है और इन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी का मान दिया है। गुड़िया का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अम्मा जी इसके पीछे सारा दिन हकान होती रहती हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ मसरूफ होती है। ये नहीं कहता कि तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दो, लेकिन गुड़िया के साथ टाइम गुजारो, इसे टाइम दो। इन्होंने भी इसे प्यार से समझाते कहा। जमान प्लीज, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थकी हूँ, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। लारेब में अपने हाथ इनके हाथों से निकालते हुए कहा और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। तो क्या मेरा फैसला गलत था? गुड़िया को कभी इसकी मां नहीं मिलेगी, ये सोच इनको दुखी करेगी। जैन सुबह से ही शबनम बेगम के जागने का इंतजार कर रहा था। दिन के 2:15 बजे बेगम निक सिक तैयार होकर नीचे आई और सकीना को आवाज देने लगी। सकीना, मेरी कॉफी ले आओ। गुड मॉर्निंग मॉम। जैन इनके करीब सोफे पर बैठते हुए बोला। गुड मॉर्निंग मम्मा, कल मेरी बर्थडे थी, मैंने आपको काफी इंतजार किया, आप कहाँ थी? हैप्पी बर्थडे जानू। इन्होंने इसके गाल चूमकर इसे विश किया। मामा, आपने वादा किया था इस बार आप मेरी बर्थडे में मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगी। मैं बिजी थी बेटा। कहाँ बिजी थी? आप अपने दोस्त के साथ जो आधी रात को घर छोड़ने के लिए आया था। जैन ने इनका हाथ गुस्से से झटकते हुए कहा। जैन, कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? शबनम बेगम ने गुस्से से डांटा। नहीं है आप मेरी मामा। जैन गुस्से से चलाया। शबनम का हाथ उठा और इसके मुंह पर निशान छोड़ गया। मैं आखिरी बात समझा रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटर मत करो। तुम और एक वो तुम्हारा बाप, समझते क्या हो तुम लोगों ने? अपनी जिंदगी एंजॉय करना छोड़ दो और कैद हो जाऊं घर में। शबनम बेगम ने चिल्लाते कहा। मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे बाप को शौक था बच्चे का, इससे ही औलाद चाहिए थी। अब क्या हुआ, संभाल नहीं सकते अपने बच्चे को? मेरी नजर से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। जैन,
अपनी जेब से 1 इंच भी ना हिल पाया। इसकी माँ इसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी। सोच जानलेवा थी। ये सोच इसके दिल और दिमाग में नक्श हो करेगी। एक आखिरी सवाल पूछना है आपसे। पूछो। शबनम बेगम एक अदा से अपने बाल पीछे करते हुए बेजारियत से बोली। कल जो शख्स आपके साथ था वो कौन था? वो कोई आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड? शबनम बेगम इसने इसकी बात काटते हुए कहा। जैन को लगा जैसे किसी ने आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड? शबनम बेगम ने गाते हुए कहा। किसी ने पिघला हुआ शीशे से काम में डाल दिया है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है कि मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, शबनम ने इससे वार्न करते हुए कहा और बाहर निकल गई। शाह सोई हुई इशार पर एक नजर डालकर बैठ के इसके साथ बैठ गया। वो नरमी से इसके जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और इस पर मरहम लगाने लगा। सोते हुए भी वो बेचैन थी, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। मुझे माफ कर दो जाने शाह, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें कोई और देखे, छुए, महसूस करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दिल करते है सारी दुनिया को आग लगा दो, तुम्हें सारी दुनिया से छिपा लूं। जान तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम खुद भी नहीं जान पाती। तुम शाह की चलती हुई सांसों की वजह हो। अगर शाह दिल है तो इसकी धड़कन तुम हो। तुम ना हो तो शायद शाह सांस भी ना ले पाए। और इसी के जले हुए हाथ पर लब रखे किसी दीवाने की तरह बोल रहे थे, और विशाल के आंसू इसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही तकलीफ की वजह से इसकी आंख खुली थी। वो 3 दिन से बुखार में जल रहा था, मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। मुर्तजा साहब को जब इसकी बड़बड़ाहट का मतलब समझ आया, वो सीधा शबनम के पास हो जाए। क्या बकवास की है तुमने? जैन की हालत देखी है क्या इसने? मुर्तजा साहब ने मुश्किल अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा। देखी, वही कहा है जो सच है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ और फिर ब्राइट के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ। बेख्याल हो, तुम्हारे 15 साल का एक बेटा है। ये बकवास करने से पहले इसका ही सोच लेती। मुर्तबा की आवाज ना जाने कब ऊंची हुई। कौन सा बेटा? कहाँ का बेटा? वह मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा है। शबनम ने अपने मोबाइल पर उंगली चलाते हुए तंग कर कहा। शबनम, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? दौलत, इज्जत, प्यार, शोहरत, जो तुमने चाहा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे कदम में ढेर कर दिया। फिर भी तुम। देखो मुर्तजा, मैं ये सब नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं ब्राइट से बहुत प्यार करती हूँ और अब इसके साथ अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तुमने बेशक मुझे दौलत, पैसा, हर चीज दी। तुम्हारी सोच गांव के पिंडू जैसी है कि औरत बच्चा पैदा करने के लिए बच्चों को पैदा करवा के इसे पढ़ाओ बढ़ाओ, शादी करो, बूढ़े हो और मर जाओ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुर्तजा साहब का हाथ उठा शबनम बेगम थोड़ी देर सख्त सी देखती रही। तुमने मुझे हाथ उठाने पर उठाया, घटिया इंसान। मैं तुम जैसे इंसान के आदमी के साथ सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती। प्लीज मेरी बात सुनो मुर्तजा, इनके आंसू साफ करते हुए कहा। शबनम बेबस होकर वहीं बेड के किनारे बैठ गई। मुर्तजा, प्लीज मुझे तलाक दे दो, मुझे यहाँ से जाना है, शबनम बेगम ने रोते हुए मुर्तजा से कहा। शबनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हाँ तो इसी प्यार का वास्ते है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे खुश देखना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी खुशी ब्राइट है। मर्द बुज़दिल हो या बेवकूफ़ नहीं होता, बस वो अपनी मोहब्बत से हार जाते हैं। इस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए जानबूझकर बेवकूफ़ बन जाता है, जिसे वो बेहद चाहता है। बड़े से बड़ा जख्म जिस्म पर लग जाए तो वो नहीं रोता, मगर जिस औरत को चाहता है कि उसकी आंख में एक आंसू आ जाए तो मर्द बुरी तरह से टूट जाते हैं। औरत की एक मुस्कुराहट के लिए वो जिंदगी की सारी कमाई इस पर लौटा देता है। इसकी आंखों में आंसू रुकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो सब कुछ कर सकता है जो औरत चाहती है। मुर्तजा साहब भी शबनम के आंसू से हार गए और शबनम बेगम को हमेशा के लिए अपनी और जैन की जिंदगी से रुखसत करने का फैसला किया। ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा, मुर्तजा साहब शबनम के आंसू साफ करते हुए कहा और कमरे से निकल गए। विशाल शादी की पहली रात से ही अपनी गलती समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर इससे ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से शाह इसे बदगुमान है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शाह को समझने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। इसने सोचा वह इससे बात करेगी, इसके आखिर मसला क्या है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। शाह का नरम कभी गर्म मजाज देखो, हमेशा से इस बात करने का सोच भी ही रह जाती। वो समझ नहीं पाती थी, एक तरफ उसे तकलीफ देता है तो दूसरी तरफ इस तकलीफ की अजियत खुद भी महसूस करता है। वो जितना इसका ख्याल रखने की कोशिश करती, शाह इतना ही इस पर गुस्सा करता। रुखसती के वक्त इसके बाबा ने कहा था कि बेटा, शाह बहुत छोटा टूटा हुआ इंसान है, तुम्हें अपने प्यार मोहब्बत से इस जिंदगी की तरफ वापस लाना है। तुम उससे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत होश रखेगा, मगर शाह इसे अपनी जिंदगी में दाखिल होने ही नहीं दे रहा था। वो दोनों हाथ
وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں رہتے تھے، مگر ایسا کوئی رشتہ نہیں بن سکا جس کی وجہ سے یشال اس سے بات کر پاتی یا اس کے بارے میں جان پاتی۔ یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب یشال کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب یشال کی آنکھ کھلی، یشال سامنے صوفے پر رکھے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ بند تھی اور بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، جبکہ نیند میں بھی اس کے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک بازو اس کے سینے پر جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ یہ بندہ سوتے ہوئے بھی کتنا پیارا لگتا ہے۔ شاہ کے اتنے برے سلوک کے باوجود یشال اس شاہ کے لیے محبت کو ختم نہیں کر پائی۔ وہ جتنا اپنے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کرتی، وہ بے رحم اتنے ہی اس کے دل میں جگہ بناتا جاتا۔ یشال کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے، مگر اس کے دل کی خواہش کو دل میں دبا دی۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے واش روم کی جانب بڑھی۔ زین نے غصے میں پاس والا گلدان دیوار پر دے مارا۔ بیٹا، دینو بابا پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں بابا، آپ پلیز اسے صاف کر دیں۔ زین نے دیوار کے ساتھ ٹوٹے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے سے نکل گیا۔ کیا بتاؤ بابا کو کہ میں ایک لڑکی سے ہار رہا ہوں؟ مجھے خود پر قابو پانے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی پری چہرہ اپنے تمام جلووں سمیت مجھے تنگ کرنے آ جاتا ہے۔ زین اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ 28 سالہ زندگی زین نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں گاڑی ڈرائیو کرتا نہ جانے کب زمان صدیقی گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اسے محسوس ہوا تو اس نے گاڑی جلدی سے واپس موڑی اور آفس کے لیے طرف چل دیا۔ طلاق ہونے کے بعد شبنم نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلے گی۔ انہوں نے ایک بار زین سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کی، نہ ہی زین اس عورت سے ملنا چاہتا تھا۔ شبنم بیگم کے جانے کے بعد مرتضیٰ صاحب کافی کمزور ہو گئے تھے۔ زمان صاحب ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن وہ یہ بول کر ہمیشہ انہیں خاموش کروا دیتے کہ اگر میں اس سے خوش لگتا تو کبھی یہ خوشیاں باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ ہمیشہ اس سے خوش رکھنے کی کوشش اور پیار عزت جو اس نے مانگا دیا۔ مجھے تو یہی لگا کہ وہ خوش ہے، لیکن شاید اسے کچھ اور بھی چاہیے تھا جو میں اسے کبھی نہیں دے پایا۔ مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت تھی جسے مرتضیٰ صاحب نے بے حد چاہا، اور شبنم کی بے وفائی مرتضیٰ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب نے خود کو کام میں بری طرح سے مصروف کر لیا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ زین کو سنبھال سکیں، اس کے ساتھ وقت گزار سکیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ دن بدن چپ سے چپ ہوتا جا رہا ہے۔ یشال فریش ہو کر واش روم سے نکلی بے دھیانی اس کے پاؤں پھسلا، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی جیسے چوٹ لگتی، کسی مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ یشال بری طرح سے اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ معصوم ستون ناک، اس کے چہرے پر ہیرے کی رنگ چمک رہی تھی، گیلے بالوں کی لٹیں جو اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھی، کم کپواہٹے ہونٹ۔ شاہ بے ساتھ ہی اسے دیکھنے لگا۔ ریلیکس، تم بالکل ٹھیک ہو؟ شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے کہا۔ میں تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا۔ یشال کی سانسیں اب بھی اتھر پتھر تھی۔ کوئی در شاہ اسے ایسے ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ شاہ نے جب اسے اپنے سے الگ کیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور بے اختیار آگے بڑھا، اس کے کپواتے ہونٹوں پر اپنے لب ڈال دیے۔ یشال کانپ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی تو مسکرا دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود واش روم چلا گیا۔ اس انسان کی دوری اگر مجھے تڑپاتی ہے تو اس کی قربت میرے لیے جان لیوا ہے، یشال وہیں کھڑی سوچ رہی تھی۔ شاہ جب فراش ہو کر واپس آیا، یشال ابھی تک وہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے تو شاہ پریشان ہو گیا، لیکن جب اسے اس بات کی سمجھ آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہ اس کے قریب گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے باہوں میں بھر لیا۔ کیا بات ہے جان شاہ، ابھی تک آپ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ کچھ نہیں، یشال شاہ کی اس درجہ قربت پر سپاٹ کرے گی اور خود کو شاہ کی باہوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گی۔ نہ جان، اب یہ فرار ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی سراہی دار گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یشال پورے جان سے کام کرے گی۔ شاہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زوردار کیک لگایا۔ ساتھ مسلسل زین کی غائب دماغی کو نوٹ کر رہا تھا۔ میٹنگ میں زیادہ تر چپ ہی رہا۔ سعد نے ہی سب کچھ سنبھالا۔ میٹنگ ختم ہونے تے ہی سعد نے زین کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے جگر، صبح سے دیکھ رہا ہوں کچھ پریشان اور الجھا سا ہے۔ کچھ نہیں یار، بس سر میں درد ہے۔ کچھ تو ہے، مگر اب دوستوں سے بھی پردہ داری صحیح ہے۔ نہیں سعد، سعد تو یہی ایک دوست ہے، میرا تجھے کیا چھپانا۔ بس سر میں درد ہے۔ کس کے سر میں درد ہے برخودار؟ زمان صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ انکل آپ نے کوئی تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے نا۔ زین نے کرسی سے اٹھتے کہا۔ اب بیٹوں کے کیبن میں آتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی؟ ارے نہیں انکل، ہمارے ایسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ سعد نے جلدی سے واضح دیتے کہا۔ بیٹا
जानता हूँ बेटा, तुम दोनों को डिनर के लिए अपने साथ लेके जाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों जल्दी से काम से उठो और चलो मेरे साथ। जमान साहब ने जल्दी से कहा, सॉरी अंकल, आने वेट कर रही है और मैं नहीं चल सकता। साहब ने जल्दी से कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनेगा। इन्होंने जैन की तरफ देखते हुए कहा, ओके अंकल, जैसे आपका हुक्म। जैन ने जरा सा झुकते हुए कहा। जमान साहब जैन को लिए हाल में दाखिल हुए। तब गुड़िया बेचैनी से इनका इंतजार कर रही थी। गुड़िया अपना रिजल्ट लिए भागती हुई जमान साहब के गले लगी। बाबा देखें, इस बार भी मैं फर्स्ट आई हूँ। अपनी गुड़िया की बातें मुंह में ही थी कि इसने अपने सामने खड़े हट्टे कट्टे शख्स को देखा। अरे ये तो इस दिन वाला खड़ूस है। गुड़िया ने जैन को सिर से पांव तक घूरते हुए सोचा, अरे वाह बेटा, मुबारक। मुझे उम्मीद थी अपनी गुड़िया से कि मेरी गुड़िया इस बार भी मुझे मायूस नहीं करेगी। जमान साहब ने प्यार से गले लगाते हुए कहा, अरे यंग मैन, तुम क्यों रुक गए? गुड़िया बेटा, जल्दी से अम्मा को बोलो कि खाने का इंतजाम करें। आए जैन हमारे साथ खाना खाएगा। जमान साहब ने जैन की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे फुर्सत से बाप बेटी का प्यार दिख रहे थे। क्या बात है जैन बेटा, आजकल आप काफी चुप चुप रहने लगे हो? बाबा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, ये सोच रहा हूँ कि मामा ने ऐसे क्यों किया। क्यों वो मुझे और आपको छोड़कर चलेगी? नफरत करता हूँ इनसे, शदीद नफरत। जैन के लहजे में इसकी माकली नफरत और साफ महसूस कर सकते थे। ऐसे नहीं कहते बेटा, जो भी थी जैसी भी थी वो आपकी माँ थी। आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आपको लगता है कि वो औरत इज्जत के काबिल है? औरत जो आपकी इज्जत को डुबोकर चलेगी? कॉलेज का हर लड़का सवाल करते है कि मुझसे कि तुम्हारी माँ क्यों चलेगी। क्या कहूँ मैं इन सबको? बोलें, क्या जवाब दूँ मैं इन सब के सवालों का? इस औरत से नफरत करता हूँ, बल्कि मैं औरत ज़ात से नफरत करता हूँ। वो जो औरत ज़ात इस काबिल ही नहीं कि इज्जत दी जाए। औरत ज़ात को इज्जत राह से नहीं आती, इसे अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहिए। आप इससे जितनी इज्जत और मोहब्बत दोगे इतनी सर चढ़ेगी। बेटे, कौन सिखा रहे हैं आपको ऐसी बेहुदा बातें? किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? बताएं मुझे। पापा को यकीन था कि इतनी घटिया सोच इनके बेटे की नहीं हो सकती। जो भी है बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, जैन ने नागवारी से कहा। और वरना सदीकी साहब की हालत देखें। वो घर से बाहर निकल गए। अब जब शबनम को बेगम को कनाडा गए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुर्तज़ा साहब को खबर मिली कि वहाँ इन्होंने शादी कर ली है। ये खबर मुर्तज़ा साहब के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। सीने पर हाथ रखकर वहीं डाल से गए। जैन अभी कॉलेज से वापस आया था। इसने मुर्तज़ा साहब की हालत देखी तो बौखला गया। अगर मुर्तज़ा साहब की जगह कोई और होता तो शायद जैन की ऐसी हालत न होती, लेकिन इसके पास इस वक्त एक इकलौता रिश्ता था जिसे वो किसी हाल में खोना नहीं चाहता था। ड्राइवर को आवाज़ें देने लगा। ड्राइवर चाचा, देनू चाचा प्लीज़ जल्दी आएं, गाड़ी निकालें, मामा की तबीयत ठीक नहीं। देनू चाचा प्लीज़ अब जमान अंकल को कॉल कर दें और जल्दी से अस्पताल पहुंचने का कह दें। जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुर्तज़ा साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले जैन भी कभी ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं की थी। जैन साहब जब अस्पताल के कॉरिडोर में दाखिल हुए जमान साहब, तो देखा जैन जमीन पर बैठा किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। क्या हो बेटा, कहाँ है मुर्तज़ा? जमान साहब ने पूछा। अंकल, मेरे बाबा। जैन ने आईसीयू की तरफ इशारे किया। शी, कुछ नहीं होगा मुर्तज़ा का, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। अंकल, बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ कुछ करें, बाबा को बचाएं। बाबा के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, प्लीज़ अंकल कुछ करें। जैन जमान साहब के सीने से लगे किसी मासूम बच्चे की तरफ बलक बलक कर रो दिया। जैन, अल्लाह पर यकीन रखो, तुम रोना बंद करो, अल्लाह से अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआ मांगो। जमान साहब ने इसे समझाने की कोशिश की और इसे सहारा देकर पास रखे बेंच पर बैठा और खूब जिस साथ बैठ के। यह वक्त जमान साहब के लिए भी बहुत परेशान किन था, क्योंकि मुर्तज़ा साहब इनके इकलौते दोस्त थे। जैन की तरह वो भी इन्हें खोना नहीं चाहते थे। डिनर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खुशगवार माहौल में किया गया। बला शबा खाना बहुत लजीजा था। जैन ने ऐसा खाना कई सालों के बाद खाया था, इसीलिए वो बेहद तारीफ किए रह न सका और बेहदार अम्मा भी को पुकार बैठा। अम्मा भी, खाना बहुत लजीजा था, मैंने तलब से कहीं ज्यादा खाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, मैंने कहा शुक्रिया, अब इन बड़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि सारा दिन किचन में गुजार सके। एक ज़माना था जब हम इससे भी ज़्यादा लजीजा खाना बनाते थे। अम्मा मी ने अपने गुजरे हुए ज़माने में खोई थी, तो किसने बनाया है खाना? आज का सारा खाना गुड़िया ने बनाया है। अम्मा मी ने गुड़िया की तरफ इशारा करते कहा, जो पूरी दिलजमी से खाना खाने में मसरूफ थी, जैसे इसके अलावा से कोई और काम ही न हो। अरे वाह, इसे बातें बनाने के साथ साथ खाना ही बनाना आता है। जैन दिल ही दिल में हैरान हुआ, खुद पर जमी जैन की निगाहें महसूस करके। गुड़िया चाय का बहाना करके वहां से चली गई। जैन की निगाहें दूर तक इसका ताक़ब किया। ना दवा काम आई, ना दवा। मुर्तज़ा साहब जैन को इस दुनिया में अकेला छोड़ के हमेशा के लिए मनी मिट्टी तरह जा सोए। हर गम, हर दुख, हर दर्द, हर अजियत, हर बेवफाई से हमेशा के लिए दूर चले गए। कहते हैं मर्द बहुत ताकत मजबूत होता है,
بڑے سے بڑا صدمہ بڑے سے بڑا خاص آسانی سے برداشت کر لیتے مگر دراصل مرد بھی ہوتا تو ایک انسان ہی ہے جو ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر درد محسوس اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے کہ ایک عورت۔ مگر ہمارے معاشرے کے المیہ ہے کہ ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن مرد کو مضبوط۔ ہم بچپن سے ہی بیٹوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا لڑکی بہت روتے ہیں، ارے تم تو لڑکی ہو، تم روتے ہوئے اچھے لگو گے کیا؟ اور مرد اپنے ہر احساس، ہر اذیت کو، اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے آنسو بہاتے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں کتنا کمزور مرد ہوں۔ آج مرتضیٰ صاحب کو گزرے تیسرے دن تھا۔ زین کو نہیں اپنی خبر تھی اور نہ ہی تزید کی آنے والے مہمانوں کی۔ سارا انتظام زمان صاحب نے اور دنی چاچا نے سنبھال رکھا تھا۔ زمان صاحب مہمانوں کو رخصت کر کے آئے تو زین زمین پر بیٹھا خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، خاموش لب، ویران آنکھیں، وہ انہیں کسی ایسے مسافر کی طرح لگا جو اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ زمان صاحب نے گہری سانس لی اور پھر اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے اور اپنے عزیز جان دوست کے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کھڑوس کی اتنی ہمت! مجھے گڑیا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ گڑیا کچن میں برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی کہ اس کے پاس نہیں چل رہا تھا۔ برتنوں کی جگہ زین ہوتا تو اسے زین کو ٹچک دے رہی ہوتی۔ وہ سطح سے کم ہونے کا نام نہیں رہا تھا۔ چائے ابل ابل کر بالکل کالی ہو چکی تھی۔ اب آئے گا، میں ذائقہ دیکھتی ہوں کیسے گڑتا ہے مجھے، تھوڑی سی چکھ لیتی ہوں کیسی بنی ہے میرے شکار چائے۔ گڑیا نے چائے کی ہلکی سی چسکی لی، ایک تھوڑا سا خراب بیکار چائے، لیکن زین صاحب کو مزہ تو چکانا پڑے گا۔ گڑیا نے چائے ٹرے میں سجائی، کچن سے باہر نکل گئی۔ زمان صاحب رات کو چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ گڑیا نے زین کے سامنے چائے کا کپ رکھا جو زمان صاحب کے ساتھ بیٹھے کسی میٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ سامنے رکھے سنگل سفر پر جما گئی، ہنسی روکنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ بری طرح سے سرخ ہو رہا تھا۔ زین دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جیسے زین نے چائے کی چسکی لی، اسے لگا اس نے کڑوا کریلا کھا لیا ہو۔ نہ تو وہ چائے کو ہلکے سے پا رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ چائے کو پینا زین کو دنیا کا مشکل ترین کام کا لگ رہا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے آدھی چائے پی اور باقی سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا آپ کیوں روک کے پیو نا، زمان صاحب نے زین کو کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہماری گڑیا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زین گڑیا کی شرارت سمجھ چکا تھا، اس لیے کھا جانے والی نظروں سے گڑیا کو دیکھا جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے زین سامنے موجود ہی نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، میں نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، زین نے ادب سے زمان صاحب کو جواب دیا۔ اب کیا بتاتے کہ ایسی شاندار چائے اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پی اور نہ ہی آگے پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انکل آپ مجھے اجازت دیں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ بھی آرام کریں۔ زمان صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، کل انشاءاللہ آفس میں ملاقات ہوگی۔ زمان صاحب نے جب زین کو باہر رخصت کر کے آئے تو گڑیا ہنس کے برا حال تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ زمان صاحب نے گڑیا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، اماں نے آئے دن میں ایک لطیفہ سنایا تھا، یاد آ گیا۔ آپ بھی آرام کریں، کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ زمان صاحب گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ زین کے ذہن میں ابھی تک منتظر خان کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ منتظر خان ایک بگڑا ہوا ریس دادا تھا جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، مرتضیٰ صاحب کا مخالف تھا۔ مرتضیٰ صاحب بزنس کی بہت اچھے سے سمجھ رکھتے تھے اور ہر بڑا پروجیکٹ ان کے حصے میں آتا تھا، جس کی وجہ سے منتظر خان اندر ہی اندر جل جاتا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ZM کے شیئرز خرید سکے، لیکن مرتضیٰ صاحب اور ان کے زمان صاحب کی ہر آفر کو ہمیشہ ہی رد کر دیتے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سوچ اور شہرت دونوں ہی ان کے مزاج سے نہیں مل سکتی۔ منتظر صاحب اپنی ضد کا پکا انتہائی بد دماغ انسان تھا۔ کئی بار اس کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی داستانیں میڈیا کے سامنے آ چکی تھی۔ زین ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ زین کو لگ رہا تھا کہ منتظر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، عورت پاؤں کو جوتی ہے، اسے جتنا پیار ہے، جتنی عزت دی جائے اتنا ہی سر چڑھ کر ناچتی ہے۔ اگر مرتضیٰ شبنم بیگم کو اتنی عزت اور پیار نہ دیتے تو کبھی باہر منہ نہ مارتی، مارنے کی غلطی نہ کرتی۔ مرتضیٰ کیسا مرد تھا جو اپنی عورت کو قابو نہیں کر سکا۔ زین جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا تھا، جس کی سوچ یہ تھی کہ جو عورت اور عزت و محبت مرد کا حق ہے، اتنا ہی حق عورت کا ہی ہے کہ مرد بھی اس سے مخلص رہے، اس سے عزت اور پیار بھری زندگی دے۔ لیکن بابا نے شبنم کو کیا نہیں دیا، سب کو ہی دیا، عزت، پیار، مان، وفا۔ پھر بھی اس عورت نے کیا کیا؟ منتظر خان ٹھیک کہتے ہیں۔ زین اپنی سوچوں میں اتنا مہوت تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زمان صاحب اس کے پاس آ گئے۔ زمان صاحب نے اسے پکارا۔ زین اپنی طرف متوجہ ہوا۔ زین نے خالی نظروں سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں ہے انکل۔
प्लीज़ बेटा, जमान साहब ने इसे समझाने की कोशिश की। अंकल, बाबा आपकी सारी बातें मानते तो प्लीज़ बाबा को कहीं ना वापस आ जाए। आप जानते हैं मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता बाबा के बगैर। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अंकल, मेरा कोई नहीं है। ये सब इस औरत की वजह से हुआ। जैन ने गुस्से से अपनी मिठाइयाँ बीच रखी थी। नफरत करता हूँ मैं इस औरत से। इससे क्या नफरत है मुझे, तो हर औरत ज़ात से नफरत है। बाबा भी मुंतज़िर खान अंकल की तरह अपनी बीवी को दबा कर रखते, इसे अपनी मर्जी पे चलाते, इसे खुद से ज़्यादा प्यार न करते तो आज हालात अलग होते, आज बाबा जिंदा होते। समाज साहब ने जैन को अपने सीने से लगाया। चाहते थे कि एक बार जी भर कर अपनी भड़ास निकाल ले ताकि इसका दिल हल्का हो जाए। बेटा, ऐसा नहीं कहते, मैं हूं ना आपके साथ। मैं सिर्फ आपका दोस्त नहीं बल्कि मैंने सिर्फ अपने दोस्त ही नहीं, आज बल्कि अपना भाई भी खोया है। लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, आपको आगे बढ़ना होगा। चाहते हैं कि आपके बाबा के रूप में चैन रहे। आपको तो इनका ख्वाब पूरा करना है, एक मजबूत और साबित कदम इंसान बनकर। आपके बाबा आपको एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते थे। क्या आप अपने बाबा के ख्वाबों को पूरा नहीं करेंगे? आप अपने बाबा के ख्वाबों को अधूरा छोड़ देंगे? जमान साहब मोहब्बत से इसे समझा रहे थे। अपने साथ बाहर ले आए। शाह जब हाल में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। हाल में ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आंधी गुजरी है। सब कुशन जमीन पर बिखरे पड़े थे, जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे थे। बर्तन में न जाने कौन कौन से खाने थे जो अपनी बेकदरी पर रो रहे थे। विशाल और आमना सकीना की बेटी यहाँ से वहाँ भाग रही थी और सकीना ने रोकने की कोशिश में हाला हो रही थी। बीबी जी, साहब आने वाले होंगे, ये सब साफ करने हैं, आप बस कर जाएं। अरे सकीना, बीबी कुछ नहीं होता। आज आमना की बर्थडे है और हम ये दिन भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे भी आज आपके साहब की मीटिंग है तो जल्दी नहीं आने वाले, रात से पहले वापस नहीं आएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएं। और आपको मेरी सारी बातें माननी चाहिए क्योंकि शाह के बाद इस घर की मालकिन मैं हूँ। विशाल ने गर्दन अकड़ाकर कहा। विशाल के इस अंदाज पर शाह का कह बहसाता था। विशाल ने जब शाह को देखा तो उसके हाथ में पड़ा क्वेश्चन जमीन पर गिर गया, जबकि आमना विशाल के पीछे छुप गई और सकीना मुंह खोले शाह को हैरत से ऐसे देख रही थी जैसे कोई जिन देख लिया हो। शाह ने इन्हें इस तरह से हैरान और परेशान खड़े देखकर अपने चेहरे पर मस्ती गुस्सा सजाया। आधा घंटा है, ये सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। शाह ने सर में से सकीना को देखते हुए कहा, जी साहब, अभी साफ हो जाएगा ये। जबकि विशाल शाह को सकीना से बातों में मसरूफ देख वहां से खिसक चुकी थी। बर्थडे पार्टी अपनी जगह, लेकिन शिशार को फिलहाल अपनी जिंदगी प्यारी थी। मुर्तजा साहब की 40वीं के बाद जैन ज्यादा अरसे पाकिस्तान ना रह सका क्योंकि घर में हर जगह इसके बाबा की यादों के साथ शबनम बेगम की तल्ख यादें भी थी जो जैन के लिए किसी अजीज से कम न थी। जमान साहब ने हर मुकाम पर एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को बेटे से भरकर प्यार और तवज्जो दी और उनकी तवज्जो और मोहब्बत ही थी जो जैन न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल कर पाया बल्कि ZM कंपनी को कामयाबी की ऊंचाई मंजिल तक ले गया। आज इनकी कंपनी का नाम मुल्क के नामा माया नाज कंपनियों में शामिल होते हैं। और जैन जब से बुलंद से वापस आया था इसने जमान साहब को बेटे की कमी महसूस न होने दी। हर चीज़ वो इंतहाई खुश इसलूबी से अंजाम देता। अगर जैन अपने बाबा के बाद किसी की इज्जत और किसी से मोहब्बत करता था तो वह सिर्फ जमान साहब थे, जो सही मायने में इसके मौसम थे, जिन्होंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। जैन के ने भी बेटा होने का पूरा पूरा हक और सबूत दिया। जब से लंदन से वापस आया था हर कदम पर जमान साहब के साथ और ऑफिस में इसे संभाल लिया था। जमान साहब इसे अपने से ज्यादा वक्त गुड़िया के साथ गुजारते। गुड़िया भी अपने बाबा की कंपनी एंजॉय करती थी। कभी कभी इनके साथ जैन साथ भी शामिल हो जाते थे। साथ के साथ गुड़िया खूब हल्ला गुल्ला करती मगर जैन से थोड़ी खिचखिची रहती, शायद जैन की संजीदा तबीयत की वजह से, मगर जिंदगी पर सुकून गुजर रही थी। शाह यशाल को ढूंढता हुआ रूम में आया जहां वो दुनिया से बेखबर किताब पढ़ने में मसरूफ थी और इसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर शाह खुद भी मुस्कुरा उठा। काफी देर शाह ऐसे ही खड़ा देखता रहा मगर जबल मुकाबले को इग्नोर करना बर्दाश्त न हुआ तो दौड़ दराज खटखटाकर अपने होने का एहसास लाया। यशाल चुन सीधी हुई और अपना दुपट्टा सेट करके यहाँ वहाँ देखने लगी। इसकी बुखलाहट पर शाह की मुस्कान मजीद गहरी हुई। शाह आहिस्ता सा कदम उठाता इसके सामने सोफे पर आकर बैठा। क्या हो रहा है? शाह ने इसके बालों की लेट अपनी उंगली पर लिपटे हुए कहा। वो मैं नावल पढ़ रही हूँ। अच्छा, कौन सा नावल? शाह ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। एक लफ्ज़ इश्क। अरे वाह, कभी हमारे इश्क का एहसास तो नहीं किया? तो नहीं हो गया आपको? शाह ने इसके चेहरे को अपनी नजरों के सहारे में लेते हुए कहा, जबकि हाथ अब भी इसकी आवारा लेट में सुलझा हुआ था। आप मुझसे इश्क थोड़ी करते हैं। बेहतार शाल के होठों से फिसला जिस पर शाह ने बेहतियार केक लगाया। अच्छा, आपको कैसे पता कि आपसे इश्क नहीं करता? इसे मजीद खुद से करीब करते हुए बोला। शाल बुरी फंस चुकी थी, बात इसके मुंह से निकल चुकी थी।
جب شاہ نے اسے اچانک کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا اور اسے اپنی محبت کا احساس دلانے لگا۔ حملہ اتنا اچانک تھا یہ شاہ سنبھل ہی نہ پائی اور اس کے سینے سے ٹکرائی۔ شاہ اس کے ہونٹوں پر، گردن پر، ہر جگہ سے اپنی عشق کی مہر ثابت کرتا اسے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ شاہ کے عشق شدت برداشت کرنا یشال جیسی نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے تھڑتھڑاتے ہوئے شاہ کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر شاہ کو اس پر ترس آ گیا اور اسے احتیاط سے خود سے الگ کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ شاہ نے اس کی کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ابھی تو میں نے اپنی عشق کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی اور تمہارا یہ حال ہے۔ سوچو اگر دستان عشق سنانے بیٹھوں تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کی گال کو ہونٹوں سے چھوتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ یشال وہیں بیٹھی اپنے بے اختیار دھڑکنوں کو شمار کرتی رہے گی۔ ساتھ کافی دنوں سے زین کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ زین کے گڑیا کو دیکھ کر کھو جانا، گڑیا کا زین سے گھبرا کر کچھ بھی ساتھ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ایک طرف اس کا جان سے پیارا دوست، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جسے اس نے بین کہا ہی نہیں مانا بھی تھا۔ ساتھ نے زین سے سیدھا بات کرنے کی ٹھانی اور زین کی کیبن کی طرف چل دیا۔ زین کسی فائل کے کھولے بیٹھا تھا مگر صاف لگ رہا تھا وہ کسی اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ساتھ نے اس کے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تو ہوش کی دنیا واپس آیا۔ کیا بات ہے یار، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تو کافی پریشان اور کھویا کھویا سا ہے۔ ساتھ نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں، بس یار ایسے ہی۔ زین نے، تو مجھ سے جھوٹ مت بول، بچپن سے جاتا ہوں تجھے کچھ تو ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ ہر بات کیا ہے، کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ ساتھ اپنے پوائنٹ کی طرف آئے جس کے بارے میں بات کرنے کے وہ زین، ارے نہیں، تو کیا الٹا سیدھا سوچ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ زین نے اس سے نظر چراتے ہوئے کہا، اچھا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ گڑیا کو دیکھ کے تیرے کھو جانا، گڑیا کا تم سے گھبرانا، اس کے تجھے دیکھ کر بھاگ جانا، یہ کیا ہے سب؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ پہلے مجھے لگا تھا یہ سب میری غلط فہمی، مگر آج تیرا نظریں چرانا یہ ثابت کر گیا کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا ہوں۔ صاف صاف لگ رہا ہے کوئی کی تو بات ہے۔ شادی میں تجھے کیا بتاؤں یار، جبکہ میں خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا، زین نے بیچارگی سے جواب دیا۔ اسے دیکھتا ہوں تو ایک سکون سا اتر جاتا ہے، دل ہی دل میں دل کرتا ہے کہ اسے بس دیکھتا رہوں، دل کرتا ہے اسے سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں، اسے بس میں دیکھوں، میں سنوں، میں محسوس کروں، مگر تجھے اس سے محبت ہوگی ہے۔ سعد نے زین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہاں کرتا ہوں محبت اس سے، محبت نہیں عشق کرتا ہوں میں اس سے، مگر کیا؟ سعد نے اس بار زین کی بات کاٹی، تو جانتا تو ہے سب؟ ہاں جانتا ہوں سب، دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھ لے۔ غلط؟ بالکل غلط، دنیا کی ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں عورت ذات سے، دوغلی، بے وفا، فریبی، جھوٹی، دھوکہ باز ہوتی ہے عورت۔ زین نے غصے سے ٹیبل پر بڑا گلاس دیوار پر دے مارا، مگر سعد پرسکون انداز میں ٹھہرا۔ اچھا پھر تو اماں بیوی تو دوغلی اور دھوکے باز ہیں، ان کا پیار بھی جھوٹا ہے۔ سعد بکواس بند کر، نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرا منہ توڑ دوں۔ بولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے تو کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ جس عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ ماں ہے تیری۔ زین غصے سے دوڑا، میں تجھے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مانور بیوی ہوتی ہیں جو بے ہوگی کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے 6 سالہ بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ سعد نے اپنی آنکھوں میں آئینے میں چھپاتے ہوئے کہا، باقی تیری مرضی یار، جو تجھے صحیح لگے وہ تو کر۔ سعد زین کو سوچا میں ڈوبا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلے گیا۔ 2 دن سے زین نوٹ کر رہا تھا، سعد اس کو اگنور کر رہا ہے، نہ تو اس سے بات کر رہا ہے اور نہ ہی اسے بات کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ زین نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی مگر سعد نے اسے اگنور کیا۔ آج زین کا صبر کا بڑھانا لبریز ہو گیا، وہ سیدھا سعد کے گھر پہنچا۔ دروازہ سعد نے ہی کھولا اور اسے دیکھ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ انہی قدموں میں واپس پلٹ گیا۔ زین میں اس سے اترا ہوا منہ دیکھا تو بے ساختیار مسکرایا۔ وہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتا اور فوراً مان جاتا۔ اندر داخل ہوتا، اماں بھی صفحے پہ بیٹھی تصویر پڑھنے میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر ناراضگی سے منہ موڑ گئی۔ اماں بھی، شادی تو ناراض ہے، آپ بھی اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ زین نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب بیچاری بوڑھی ماں کیا کرے، ہمارے بیٹوں کے پاس ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اماں نے ناراضگی سے جواب دی، ایسا کچھ نہیں ماں۔ زین نے ان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ارے چھوڑ میاں، بیوقوف کسی اور کو جاگے بنانا، ایک ہم ہیں جو آپ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، آپ ہمیں ماں تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ہم روز انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آ جائے گا، لیکن ہمارے بیٹے کو تو ہمارے لیے ایک پل کی بھی فرصت نہیں۔ اماں بھی کی ناراضگی ابھی تک برقرار تھی۔ آپ جانتی ہی نا کہ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون، آپ اور شادی تو ہی میرا سب کچھ۔ اور صفحے سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ناراضگی زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ پائی، آگے بڑھ کے اس کی پیشانی پر بوس دے دیا۔ دور کھڑے ساتھ بھی ان کا پیار دیکھ کر مسکرا دیا، تم دونوں بیٹھو، میں تمہارے لیے پسند کی بریانی بنائی ہے، جلدی سے گرم کر کے لے کے آتی ہوں۔ سعد نے مجھے بتایا تھا کہ آج تم نے آنے والے ہو۔ زین اور سعد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کہہ سے پورے گھر گونج اٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد سعد زین دونوں لائن میں چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ اماں بھی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
तुझे कैसे पता था कि आज मैं आऊँगा? ज़ैन ने सास से पूछा। बस जिगरी दोस्तों की हद कहाँ तक है, इतना अच्छे से जानते हैं। तो तू मुझे इतने दिन से जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, तेरी नाराज़गी सब एक ड्रामा था। ज़ैन ने हैरानगी और गुस्से की मेरे तासरात के साथ सास से पूछा। साथ जानता था कि अब इसकी खैर नहीं, इसलिए इसने बिना जवाब दिए अंदर जाने वाले रास्ते की जानब दौड़ लगा दी कि अब अम्मा भी ही इसे ज़ैन के अकब से बचा सकती हैं। ज़ैन जब मम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो जहाँ नमाज रख रही थी। अम्मा साथ कहाँ है? ज़ैन ने बेड पर बैठते हुए कहा। तुम्हारे साथ ही बाहर गया था, यही होगा। अम्मा भी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक नजर डाली। भला शबाब है, खूबसूरत भरपूर मर्द था, माशाल्लाह। अम्मा भी ने ज़ेरिल्ला बहुत सी दवाएं पढ़कर इस पर फूंकी। ज़ैन मुस्कुराई। अम्मा भी शुरू से ही सास से ज्यादा इसके ख्याल रखती थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़ैन ने बिला झिझक अम्मा भी को मुखातिब किया। हाँ बेटा बोलो। अम्मा भी पूरी तरह से ज़ैन की तरफ जाना मुतवज्जो हुई। अम्मा भी मैं शादी करना चाहता हूँ। ज़ैन की बात सुनकर जहाँ अम्मा भी का मुंह खुला को खुला रह गया, वहीं साथ बेहोश होते थे बच्चा जो कब से बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। क्या कहा तुमने? अम्मा को लगा कि इन्हें सुनने में गलती हुई है। मैं शादी करना चाहता हूँ। ज़ैन ने अपनी बात दोहराई। अम्मा भी ने बेहतर आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली। कहाँ इनका ये बेटा जो औरत जात से दूर भगता था? शादी का नाम सुनकर गुस्से से आग बगौला हो जाता था, आज खुद शादी का कह रहा है। अम्मा भी हद से ज्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कारून का खजाना मिल गया हो। कहाँ है वो? कौन है? किसकी बेटी है? कहाँ रहती है? क्या करती है? जल्दी से हमें बताओ। हम अभी एक ही सांस में ये सवाल पूछ डाले। जिस पर ज़ैन बेहतर मुस्कुराया। मैं अभी इसको अपनी बेटी के लिए मांग लूंगी। अम्मा भी की खुशी देखने के काबिल थी। वो तो इसी वक्त अपनी ज्यादा ले उठ खड़ी हो तभी साथ अंदर दाखिल हुआ और अम्मा बी को शाने से पकड़कर वापस बेड में बिठाया। अम्मा भी काफी रात हो चुकी है, हम सुबह चले जाएंगे। अम्मा भी को ऐसा लग रहा था जैसे सुबह ना जाने कब आए और कब अपनी बेटी की पसंद देखने के लिए जाएंगे। साथ भी इनके फैसले से बेहद खुश था और आंखों ही आंखों में इसे ना जाने ऐसे क्या इशारे कर रहा था, जिसे समझकर ज़ैन भी एहतियात मुस्कुरा दिया। अम्मा बीवी समाज से लदी बदली अगली ही दिन जमान साहब के घर जा पहुंची। जमान साहब घर में ही मौजूद थे। दादू ने एहतराम से डाइनिंग रूम में बिठाया और जमान साहब को बुलाने के लिए चली गई। जमान साहब कहते ही अम्मा बी ने कोई भी फजूल बात किए बगैर अपने आने का मकसद आसान लफ्ज़ों में बयान किया। देखिए जमान भाई, अगर बात साथ की होती तो आपको सोचने के लिए वक्त जरूर देती। वह बात यहाँ ज़ैन की है जो आपका अपना बच्चा है, आपकी आंखों के सामने पला बड़ा है। इसके किरदार की गवाही आप खुद दे सकते हैं, इसलिए मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। हाँ, और अगर आप कुड़िए की मर्जी जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमें भी ज़बरदस्ती की कायल नहीं। अब हमारी बेटी से इसकी मर्जी पूछकर हमें आराम से जवाब दे सकते हैं। मगर क्या मैं एक बार अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? मानूर बहन, गुड़िया आप ही की बेटी है, जब चाहे इससे मिल सकती है। मैं गुड़िया को बुला कर लाती हूँ, दादू ने उठते हुए कहा। दादू कमरे में दाखिल हुई तो गुड़िया बेड पर लेटी अपनी ही सोच में गुम थी। गुड़िया बेटा उठो, आपसे कुछ मेहमान मिलने आए हैं। दादू ने इसके बालों की लिड को संवारते हुए कहा। कौन है दादू? आपके बाबा की पुरानी जानने वाली। दादू ने इसके सर पर दुपट्टा जमाया और इसलिए डाइनिंग रूम की जानब चल दी। गुड़िया कमरे में दाखिल हुई, अदब से अम्मा भी और साथ को सलाम किया। साथ को देखे वो हकीकी माने में हैरान हुई। दादू ने तो बाबा के किसी मिलने वाले के लिए बुलाया था, मगर ये तो सात भाई हैं और ये सात भाई के साथ कौन है? गुड़िया अपनी सोच में गुम थी। अम्मा भी आगे बढ़ी और मेरी मोहब्बत से गुड़िया को अपने सीने से लगाया, इसकी पेशानी पे बोस दिया। गुड़िया के अंदर पर सुकून उतर गया। इस एक लम्स के लिए वो कितना तरसी थी, ये कोई इससे पूछता। बरसों बाद इसने ममता का एहसास महसूस किया था। बेशक माँ एक अजीम तोहफा है जो मेरी किस्मत में नहीं, गुड़िया ने अफसर दिल से सोचा। और वहीं इनके साथ सोफे पर टिक गई। अम्मा भी काफ़ी देर इनके साथ छोटी मोटी बातें करती रही, कॉलेज दोस्तों के बारे में बातें करती रही और जाने से पहले गुड़िया से वादा लेके गई वह ज़रूर इनके घर आएगी और ढेर सारी बातें करेंगी इनके साथ। इनके बुलाने में इतना खुलूस था कि वह चाह कर भी इनकार न कर पाई। दादू के खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह ये कह चली कि वो जल्द ही वापस अपने सवाल का जवाब हाँ में लेने आएगी, तब ज़रूर खाना खाएंगी। गुड़िया कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अम्मा भी शादी के जाने के बाद जमान साहब ने दादो से बात की। दादो को भी संजीदा मजाज ज़ैन बेहद पसंद था। ज़ैन साहब की ख्वाहिश यही थी कि नहीं आज ही वो दिन याद आए जब गुड़िया पैदा हुई थी। मुर्तज़ा बेहद खुश था। वो गुड़िया को बाहों में लेकर कभी इसके माथे पे प्यार करता, कभी इसके गाल पर। गुड़िया थी भी बेहद खूबसूरत, गोल मोटोल आँखें। मुर्तज़ा को देखकर ढेर से मुस्कुरा देती। इसकी सदापा पर मुर्तज़ा कुर्बान हो जाता। गुड़िया को गोद में लिया मुर्तज़ा ने जमान से वादा लिया था कि गुड़िया सिर्फ और सिर्फ इनके घर की बहू बनेगी। मुर्तज़ा इसकी बात पर जमान बेसात मुस्कुरा दिए। वह वक्त याद करके जमान साहब की आंखें भीगी। क्या हो बाबा, अब रो रहे हैं? गुड़िया मुद्दत फिर से इनके पास से आई। कुछ नहीं बाबा की जान, आप बैठे, मुझे तुमसे बात करनी है, जमान साहब ने गुड़िया को अपने पास बिठाते हुए कहा।
जी बाबा बोले, बेटा आपके लिए एक रिश्ता आया है। बाबा प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शादी नहीं करनी। गुड़िया इनकार कर देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहती। इतने दिन तो आपको अपने घर को होना है ना, क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? जवाना साहब ने प्यार से कहा। ऐसा कुछ नहीं बाबा, गुड़िया ने जवाब दिया। बेटा आपके लिए जैन का रिश्ता है। क्या बाबा जैन का रिश्ता? गुड़िया इतनी हैरान थी कि अपना मुंह बंद करना ही भूल गई। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी दादों को इस पे कोई इतराज नहीं। क्या आप इससे खुश हैं? गुड़िया ने झुझी जुगी पलकों के साथ पूछा। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, बेहद खुश। ठीक है बाबा, मुझे कोई इतराज नहीं। गुड़िया कहकर कमरे से चली गई। समाज साहब मुस्कुरा दी। कैसे हो सकता था कि अपनी बेटी के चेहरे के बदलते रंग भी पहचान नहीं पाए थे? वो मसरूर से वहां से उठकर अपने बेडरूम की तरफ चल दिए। वह जान चुके थे कि इनकी बेटी भी इस रिश्ते से बेहद खुश है। वो खुश थी, बेहद खुश थी। जिस इंसान की इसने दीवाना की थी, जिसे देख कर ना जाने चुपके से कितनी दुआएं मांगी थी, वो शख्स सारी दुनिया में बस इसी का हो जिससे इसने अपने रब से मांगा और इसका बनने जा रहा था, इसका मेहरम। वो खुश क्यों न होती? जिसका साथ पाना इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो आज इसी का होने जा रहा था। नहीं तो इसकी आंखों से कोसा दूर थी। क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये सोचकर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट में इसके होठों को छुआ। मोहब्बत? क्या मुझे इससे मोहब्बत होगी है? इसने शर्मा कर अपने चेहरा तकिए में छुपा लिया। थैंक यू अल्लाह मियाँ, जैन को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। बहुत सी सोचा और नींदों की वादी में खो गई। अम्मा भी की खुशी देखने के लाई थी। इनके एक बेटे ने तो घर बसाने के बारे में सोचा, बेतहाशा खुश थी। वो रोज साथ को साथ लिए मार्केट चली जाती, जैन और गुड़ी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करती। साथ ने बहुत बार इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये अभी रिश्ते के लिए हाँ नहीं हुई, लेकिन भी अम्मा थी। मजाल है जो साथ की बात किसी का सीधे से जवाब दे दी। अरे मियाँ, हम बड़े हैं, हम या तुम, जो हम अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है, हमें समझाने की कोशिश मत करो। ये कहकर हमेशा साथ को टाल देती। दोनों ने अम्मा भी को इनके हाल पर छोड़ दिया। आखिरकार एक हफ्ते बाद दादो का फोन आ ही गया। एक हफ्ते बाद ना सिर्फ अम्मा भी बल्कि जैन ने भी बहुत बेचैनी से गुजारा था। हाल चाल के बाद दादो ने गुड़िया की रजामंदी के बारे में बता दिया। अम्मा भी खुशी से उठी और जल्दी जल्दी गुड़िया को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। दोनों तरफ से मंगनी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। अम्मा भी के तमानो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रही थी। वो कभी साथ का बाजार लेके जा रही थी, कभी जैन को और कभी डानो को और गुड़िया को। वो हर चीज़ खूबसूरत से खूबसूरत ले रही थी। सच में अम्मा भी ने जैन को बेटा ही कहा था, नहीं बल्कि दिल से माना भी था। कई बार जैन और साद ने इन्हें रोकने की अपनी सी कोशिश की, कहीं इनकी तबीयत ही खराब न हो जाए, मगर अम्मा भी अपने नाम की एक की थी। इन दोनों की तमाम बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। और दोनों बेचारगी से अम्मा को देखते रह जाते। आज विशाल का बर्थडे था। बाबा का फोन सुबह सुबह आ गया था। सकीना नौकरानी ने ये यशमा को एक खूबसूरत सिंधी कढ़ाई वाली शाल गिफ्ट की थी। सकीना गिफ्ट देते वक्त काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार थी, मगर शान ने गिफ्ट इतनी तारीफ की कि खुल उठी। सच्ची बीबी जी, आपको ये शाल इतनी पसंद आई? हाँ सकीना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सकीना की बेटी ने मेरी यशल को हैंडमेड बर्थडे कार्ड दिया जो बेहद खूबसूरत था। ये शाल दोनों चीज़ों को कीमती तोहफों की तरह संभाल कर रख लिया। बीबी जी कितनी अच्छी और मासूम है। भला हम गरीबों के तोहफे में कोई यूं संभाल कर रखता है। सकीना अपनी आंखों में आए आंसू चादर से साफ करती किचन में चलेगी। ईशा लाशोरी तौर पर शाह के विश करने के इंतजार में थी, मगर शाह के 5 बज गए और शाह का कोई फोन तक न आया। सुबह उसके जाने से पहले ही ऑफिस से जा चुका था। अब विशाल मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी। आपको मेरे बर्थडे भी याद नहीं क्या? इसके लबों ने शिकवा किया। तभी बेड पर पड़ा इसका फोन बजा। नंबर देखे बेचारा इसका दिल धड़क उठा। आखिर शाह को याद आ गया। हेलो ईशान, प्लीज तुम जल्दी से तैयार होकर, मेरे एक दोस्त ने आज हमें डिनर पर बनाया है। ईशान बेहद खुश थी कि शाह को इसका बर्थडे याद आएगी, लेकिन दिल मसरूफ करेगी। शाह को मेरी बर्थडे तक जाते ही बहुत सी आंसू पलकों की कैसे ज़्यादा को गिरने लगे। ईशान उदासी से शाम को पहन जाने वाला ड्रेस देख रही थी कि सकीना के कमरे में दाखिल हो। बीबी जी, ये शाह साहब ने ड्राइवर चाचा के हाथ भेजा है। क्या है ये? सकीना, ये पता नहीं जी, आप खुद ही देख लें। ईशान ने पार्सल सकीना के हाथ से लिया और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कार्ड भी था। ईशान ने कार्ड खोल कर देखा। इसमें शाह की खूबसूरत राइटिंग में दर्ज अल्फाज देखकर धीरे से सर झुका कि अगर आज इस लिबास को पहनकर आप इसकी खूबसूरती मजीद इजाफा करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाह ने वो पार्सल खोल कर देखा तो शाह की पसंद की दाद दिए बिना रह सकी। रेड कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस जिस पर खूबसूरत डायमंड वर्क किया गया था, किसी की पहली पसंद हो सकती थी। शाह को भी वो लिबास बेहद पसंद आया। शाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसी की लाई हुई ड्रेस में हल्का फुल्का मेकअप किए नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। शाह ने बिना इसकी तरफ देखे वार्डरोब से एक ब्लैक सूट निकाला और बाथरूम में घुस गया। विशाल को लगा कि शाह घर आकर इसे विश करेगा, मगर इसके सारे ख्वाब टूट गए।
यशाल की गाड़ी में बैठते ही शाह ने गाड़ी के आगे बढ़ा दी। यशाल बार बार कुछ कहने की चाहती थी, शाह की तरफ देखती जो आगे देखकर ड्राइवर करने में मसरूफ था, और फिर लब बेच के रह जाती। यशाल तुम्हें कुछ कहना है? शाह ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, तो यशाल घबरा कर चुप हो गई। बोलो ना जानम, क्या बात है? शाह, क्या आज आपके दिन आपके बारे में कुछ याद नहीं है? जानम, इसके बारे में हम घर जाकर बात करते हैं। शाह ने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा और खुद गाड़ी से बाहर निकल आया। शाह ने इसकी साइड का दरवाजा खोला, इसका हाथ पकड़ के इसे गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। वह खामोशी से गाड़ी से उतर गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसे जैन के नाम की अंगूठी बनाए दे जानी थी। स्किन कलर के शरारे में बेहद प्यारी लग रही थी। राना सबर से कई बार उसकी तकरीफ कर चुकी थी और वो शर्माई शर्माई से मुस्कुरा देती। दादू कई बार इसकी नजर चार चुकी थी। इन्हें ये देखा डर खाए जा रहा था कि इनकी लाडली को किसी की नजर ही न लग जाए। रस्म सादगी से अदा की जानी थी। बस कुछ दोस्त थे जिन्होंने इनकी खुशी में शिरकत की थी। स्टेज को फूलों की मदद से खूबसूरती से सजाया गया था। गुड़िया जब हाल में दाखिल हुई तो हर निगाह ने इसे बेमिसाल खूबसूरती को सराहा था। अम्मा भी दादा ने इसकी कहीं बलाई ले डाली थी। बेशक वो तहाशा खूबसूरत लगती थी। एक पल के लिए तो जैन में मखलूद होकर इसे देखता रह गया। जैन होश की दुनिया में तब आया जब साद में इसकी पेट की खुनी मारी। जिगर, होश में आ, क्या कर रहा है तू? ख्याल कर कहाँ खड़ा है इस वक्त तू? अम्मा भी और दादी यहीं पर मौजूद थे। कुछ तो लिहाज कर। जैन शर्मिंदा सा सर पर हाथ मार के रह गया। उस तरह गुड़िया जैन को इस तरह से खुद को देखते पाकर रानो का हाथ वजूद से थाम लिया। मैंने कहा था ना जैन भाई, तुम्हें देखकर तुमसे निगाहें हटाना भूल जाएंगे। रानो ने गुड़िया के कानों में सरगोशी की। तब इस साल की नजर गुड़िया के साथ आती एक लड़की पे पड़ी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, मगर इसमें कुछ ऐसा था कि साथ एक पल के लिए सारी दुनिया को भूल गया। गुड़िया के कानों में कुछ बोलती खुद ही मुस्कुरा दी। गुड़िया को जैन की पेले में बिठा दी गया। गुड़िया का दिल इससे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। जैन ने धीरे से इसका हाथ पकड़ा और अपने नाम की अंगूठी इसकी उंगली में डालकर इसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि दिल करता है काश मंगने की जगह आज निकाह कर लूं। वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊं। वो अपना बनाकर जैन बरे से गुड़िया के कान में सरगोशी की। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। अंदर का माहौल देखकर यशवा हैरान रहेगी। गुलाब के सुर्ख फूलों से हाल को बेहद खूबसूरत सजाया गया था। जमीन पर हर जगह सुर्ख गुब्बारे बिखरे थे और हाल के बीचों बीच एक गोल टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा था जिस पर एक कैंडल जल रही थी। रुक क्यों जानब, आओ ना। शाह ने इसका हाथ पकड़कर टेबल की तरफ लेके जाने लगा, जबकि यशल के लिए जानम कहना और इसके हाथ पकड़ने पर खुद में सिमट कर रहेगी। विशाल की गालन पर सुरही दौड़ गई। शाह ने यशल को कुर्सी पर बिठाया, फिर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। यशल इस वक्त रेड कलर के नारिकली फ्रॉक में खुद भी एक गुलाब का फूल लग रही थी। इसे अपनी तरफ देखता देख यशल को मजीद कन्फ्यूज होने लगी और इसका चेहरा बेखसूर हो गया। हर थोड़ी देर बाद पलकें उठाकर शाह को देखती और फिर उसे अपनी तरफ देखता पाकर नजर झुका देती। शाह, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? यशल ने डेरे से कहा। कुछ नहीं जाना, तुम बेहद हसीन लग रही है। इतना कवेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही। यशाल की बात पर शाह ने मुस्कुरा कर कहा, आओ केक काटो। शाह छुरी इसके हाथ में थमाते बोला। यशल केक देखे बेसाते मुस्कुरा दी, जिस पर वो बहुत खूबसूरती सी हैप्पी बर्थडे के अल्फाज लिखे थे। यशाल ने काटा और एक पीस इसकी तरफ बढ़ाया जो जैस्मी से इसी को देख रहा था। शाह ने यशाल का केक वाला हाथ पकड़ा और केक का वो पीस अपने मुंह में डालकर यशाल की उंगली को अपनी उंगलियों अपने लबन से छुआ। यशाल पूरी जान से काफ करेगी। शाह, जी जानम। शाह, बोलो। शाह, प्लीज छोड़ने। ने यशाल के करीब आया और उसके कानों में बोला, हैप्पी बर्थडे जान। शाह उसके कानों को अपनी लबन से छुआ। शाह, प्लीज। यशाल की बढ़ती गुस्ताखियों में मजीद सर होगी। शाह ने यशाल की गर्दन से बाल हटाए और उसकी गर्दन में अपने लब रख दिए। बोला ना जाने शाह। शाह ने इससे बोलने पर उकसाया, जबकि यशाल ने एक नज़र इसकी आंखों में देखा। जहाँ बस यशाल के लिए प्यारे प्यार था। धीरे से अपनी पलकें झुकाई। इसकी इस अदा पर बेसाता मुस्कुरा दे। यशाल को खुद से मजीद करीब तरक दे। जान शाह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाज़त है? शाह ने इसकी तरफ देखते हुए ज़्यादा तलब के लहजे में कहा। शाह ने बेसाता गर्दन हाँ में लाई। अपने एहसास से चुकर मुझे संदल कर दो। मैं किस सदियों से दूर हूँ, मुकम्मल कर दो। ना मैं तुम्हें खुश रहे और ना मुझे खुश रहे। इस कदर टूट के चाहूँ मैं पागल कर दूँ। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। शाह बेशक बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक था। इसके साय में मेरे ख्वाब दग उठेंगे। मेरे चेहरे पर चमकता हुआ आंचल कर दो। धूप ही धूप है, मैं टूट के बरसों मुझ पर। इस कदर बरसों के मेरी रूह में जल थल कर दो। जिस सहरा में हर शाम हवा चलती है, इसी तरह मुझे में चलो और मुझे थल कर दो। शाह यशल के बेहद करीब था। इसकी इतनी सांसों को अपने चेहरे में महसूस कर रही थी। तुम छुपा लो मेरे दिल
اوٹ میں اپنے دل کے، اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو۔ مسئلہ ہوں تو نگاہوں نے چرایا ہے مجھ کو، اپنی چاہت سے توبہ سے مجھے خود حل کر دو۔ یشال شاہ کی خوبصورت آواز کے سحر میں کہیں کھو سی گئی۔ اپنے غم سے کہو وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت میں جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ شاہ نے یشال کو اپنے مزید قریب کیے، اس کی خوبصورت آنکھوں میں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شاہ یشال کے سینے سے لگی، ابھی تک اس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھی۔ شاہ نے دھیرے سے اسے خود سے لگ کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشال آنکھوں میں نیمی لیے بس اسے دیکھ رہی تھی، اتنا پیار، اتنی محبت۔ یشال ابھی تک شاہ کے لفظوں کے سحر میں ڈوبی اس کے سینے سے لگی تھی۔ جناب تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کل ہم کاغان ناران ایریا جا رہے ہیں ہانی مون کے لیے۔ شاہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر یشال کی کانوں کو لوح تکثر ہو گئی۔ شاہ کی نظریں یشال کے چہرے سے ہٹانا بھول گیا۔ یہ برتھ ڈے یشال کی زندگی کی حسین ترین برتھ ڈے تھا، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ نے واپسی پر یشال کو اس کی من پسند آئس کریم بھی لے کے دی تھی، جس پر اس نے بچوں جیسا خوش ہو کر شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ شاہ مجھے آپ والی یہ ٹیسٹ کرنی ہے۔ یشال نے اپنی آئس کریم ختم کرنے کے بعد شاہ کے ہاتھ میں موجود کون کو لچکاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر شاہ کا کیک بحثاتا تھا۔ نہیں، تم اپنی ختم کر چکی ہے، میری ہے، شاہ نے تنگ کرنے والے انداز سے کہا۔ شاہ میں کون سا سارا کھا جاؤں گی، بس ٹیسٹ کر کے واپس کر دوں گی نا، یشال نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاہ نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے آئس کریم کا ایک بائٹ لیا۔ یشال نے جب دیکھا شاہ کسی بھی طرح آئس کریم دینے پر آمادہ نہیں تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ شاہ اسے بے اختیار شاہ کا کندھا ہلایا، اپنی جانب متوجہ کیا۔ بولو جانم کیا ہوا؟ شاہ دیکھیں گھوڑا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ شاہ نے بے یقینی سے یشال کو دیکھا، کہیں اس کی پیاری بیوی کے دماغ تو نہیں چل گیا، مگر یشال پوری توجہ سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ نے بے اختیار اپنی گردن موڑ کر باہر دیکھا، بس ایک لمحہ تھا یشال کو شاہ کے ہاتھ میں موجود کون کو اپنے قبضے میں لینے کا، اور یہاں سے کہ کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔